हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है 6th क्लास के सिविक्स का। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब डिस्ट्रिक्ट तो हमें पता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? जिला। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट है वो अपना रूल कैसे कैसे चला रही है, ठीक है, उसके क्या क्या काम है, वो सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में। तो आपने बहुत बार सुना होगा, कोई पर्सन जब आपने देखा होगा कि एक गाड़ी होती है लाल बत्ती वाली, उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है, उसके आसपास 4-5 ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कौन होता है? कहा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा कलेक्टर है। तो वही होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, मेन पर्सन होता है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट में जो भी पुलिस है, उन पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक हेड होता है, जिसे हम एसपी कहते हैं। आपने सुना होगा एसपी का नाम। ठीक है, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स के बारे में। कोर्ट यानी न्यायालय, जहाँ पे केसेस हम लड़ते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। We learnt about the जिला परिषद but there was no mention of district collector। तो ये बच्ची यहाँ पे कह रही है कि हमने जिला परिषद के बारे में तो पढ़ा। कब पढ़ा था? हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था जिला परिषद के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कि जिला परिषद कहाँ होती है? तो डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने 3rd चैप्टर में 3 बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, ग्राम पंचायत, पंचायती राज एंड जिला परिषद, जिसमें से हमने देखा था जो ग्राम पंचायत होती है वो होती है विलेज लेवल पे, है ना। जो पंचायत समिति होती है वो होती है तहसील के लेवल पे, और जो जिला परिषद होती है वो कहाँ पे होती है? तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो यही जिला परिषद के बारे में हमने पढ़ तो लिया, बट उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो कुछ भी नहीं बताया गया। न्यूज़पेपर ऑलवेज मेंशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन न्यूज़, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात होती है ना, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये रूल बनाया है। जैसे अभी कोरोना का केस था तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मेंशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कि लॉकडाउन को इतने दिन तक हमें बढ़ाना है, ये ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से। तो ऊपर से यानी कहाँ से? तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही ये सारे ऑर्डर्स देता है। अवर टीचर्स विल बी एबल टू टेल अस माई दीदी सेज शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है कि हमारे टीचर्स से हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, और इसकी जो दीदी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहती है। तो आप में से भी कई बच्चे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं, है ना। आपने IAS IPS का नाम सुना होगा, तो वो जो IAS है वही होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डू सच क्वेश्चंस अकर टू यू टू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके दिमाग में आते हैं कि कलेक्टर कौन होता है, SP कौन होता है ना, ये सब, या फिर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूल करना। गवर्नमेंट के क्या क्या काम है डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह से वो रूल्स बना रही है और डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रही है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। द जिला परिषद इज़ अ पार्ट ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज़ द पंचायती राज सिस्टम। तो हमने देखा था कि जिला परिषद जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है? रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, है ना, या फिर पंचायती राज सिस्टम का। ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स थे। कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और फिर एक था जिला परिषद। ठीक है, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। बट इन महाराष्ट्र द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज शेयर्ड बाय बोथ द जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में क्या हो रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो डिस्ट्रिक्ट में 2 लोग मेन होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट तो है जिला परिषद, ठीक है, और दूसरा कौन होगा? दूसरा है डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर और उसकी पूरी टीम। ठीक है, तो ये जो 2 लोग हैं ये मिलकर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ पार्टिसिपेट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है और स्टेट की गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे कौन से स्टेट की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो, और यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया में
जीती हुई है, पूरे इंडिया की सरकार है। कौन सी गवर्नमेंट है इस टाइम पे? तो मोदी सरकार है। तो वो जो मोदी सरकार है वो हो गई यूनियन गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी चलती है अभी? शिवसेना का राज है अभी। तो वो शिवसेना क्या हो गई? स्टेट की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। मतलब बात करें तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो हेड होता है, मेन पर्सन होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चूज कौन करता है? हमें कैसे पता कि किसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाना चाहिए? तो वो काम होता है स्टेट की गवर्नमेंट का। इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्ज़ाम को देने के बाद इसमें जो भी पास होता है, इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू वगैरह, तो उसमें जो भी पास होता है वो फिर उनकी ट्रेनिंग ली जाती है। और ट्रेनिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उनको अपॉइंट करती है। अपॉइंट करना यानी कि इस पर्सन को किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है। ठीक है, ही हैज़ टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस फ्रॉम कलेक्टिंग एग्रीकल्चरल टैक्स टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? तो एग्रीकल्चर का टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर का टैक्स यानी जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना यानी जितने भी काम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में वो लॉ के अनुसार होने चाहिए, है ना? कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। ये सब देख रेख करना किसकी जिम्मेदारी है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। वी कैन सी वॉट दिस फंक्शंस आर फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इस चार्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सारे फंक्शंस बताए गए हैं कि उसके क्या क्या काम होते हैं। पहला तो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम, जो भी लॉज बनाए गए हैं उससे रिलेटेड काम। फिर इलेक्शन जब होते हैं, तो आपको पता है इलेक्शन होते रहते हैं बार बार, तो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई आपदा आ गई, या कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया, या तूफान आ गया, या फिर फ्लड आ गया, तो वो सब डिज़ास्टर है। अभी कोरोना आ गया तो वो भी एक टाइप का डिज़ास्टर ही है। तो ऐसे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम है। तो फर्स्ट है टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल टैक्स। ये हमने ऊपर भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करना होता है। अब आप कहोगे ये कलेक्टर खुद जाता है क्या टैक्स कलेक्ट करने? तो नहीं, इसके कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, इसकी जो टीम होती है ये उनको बस ऑर्डर देता है और वो लोग जाके कलेक्ट करते हैं। फिर टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्मर्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। इम्प्लीमेंट कराना यानी लॉज को देखना कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं। जो फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो लॉज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि जाके उस एरिया में ध्यान दे और लोगों से लॉज का पालन करवाए। टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्कार्सिटी ऑफ फॉडर। तो अगर कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, ड्रॉट आना यानी सूखा पड़ जाना, अगर सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको लोगों की पूरी हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा फिर? स्कैरसिटी ऑफ फॉडर। अगर फॉडर यानी होता है जो भी हम सीड्स वगैरह डालते हैं ना, या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं एग्रीकल्चर के टाइम पे, खेती के टाइम पे, तो उसे फॉडर कहा जाता है। तो अगर फॉडर नहीं है प्रॉपर फार्मर्स के पास तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि उन तक फॉडर पहुंचाया जाए। फिर ये तो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम। क्या क्या काम करना पड़ता है? उसको टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट कराने हैं। फिर जो ड्रॉट अगर कहीं पे आ रहा है या स्कार्सिटी ऑफ फॉडर हो रहा है, स्कार्सिटी यानी कमी, फॉडर की कमी हो रही है, तो फिर उसको भी देख रेख करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या काम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। सबसे पहला काम और इम्पॉर्टेंट काम, इस्टेब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना। ठीक है, शांति बनाए रखना मतलब डिस्ट्रिक्ट में उसका जो भी एरिया है वहाँ पे दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए,
है ना, कोई भी मूवमेंट अगर कर रहे हैं लोग, कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देख रेख करनी होती है कि कहीं पे दंगे वगैरह तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं पे अशांति तो नहीं फैल रही, या किसी पर्सन की वजह से किसी दूसरे पर्सन को उसके राइट्स तो वैनिश नहीं हो रहे। ठीक है, ये सब देखना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है। टू मेंटेन सोशल हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है यूनिटी या एकता बनाए रखना, तो लोगों के बीच एकता बनाए रखना। जैसे आपको पता है कि हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत सारे दंगे होते रहते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में। तो ऐसे जब मूवमेंट्स हो रहे हैं तो लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग पे उतर आते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि इन सबको जाके सुलझाए। ठीक है, ये जो भी पुलिस सेक्शन होगा वहाँ पे ऑर्डर दे देंगे ये कलेक्टर, और फिर वो पुलिस आके क्या करती है, इनको सुलझाती है दंगों को। टू रेस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे इसको क्या करना है कलेक्टर को कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। रेस्ट्रिक्ट करना यानी रोकना। असेंबली क्या होता है, असेंबली यानी लोगों का ग्रुप। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा आ जाते हैं अनलॉफुल तरीके से। अनलॉफुल तरीका यानी जो लॉस के अनुसार नहीं है, जो लॉस के फेवर में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ आ गए और उन्होंने दुकानों में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। तो ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल है ना, ये जो पूरा ग्रुप बना है लोगों का वो अनलॉफुल तरीके से, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रोकने का काम भी किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। और अगर ज़रूरत पड़े तो कर्फ्यू भी इम्पोज कर सकता है, वो इम्पोज करना यानी लगाना, तो वो कर्फ्यू भी लगा सकता है। फिर है इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन के टाइम पे जो भी इलेक्शन की देखरेख करता है वो हो गया इलेक्शन ऑफिसर। टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर सही तरीके से हो रहे हैं मतलब स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये उसको एंश्योर करना है, ये उसको बिल्कुल फिक्स कर देना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि अगर उसकी एरिया में कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे वो पुलिस को लगवाए, वहाँ पे पूरी सुविधा लगवाए, वहाँ पे एक डिसिप्लिन्ड वे में इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। ये किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। फिर टू टेक नेसेसरी डिसीजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। द इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब इलेक्शन का प्रोसेस, इसको इलेक्टोरल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शंस के टाइम पे जो भी डिसीजंस ज़रूरी है उसको लेना। डिसीजंस कौन कौन से ज़रूरी हो सकते हैं ऐसे टाइम पे कि इलेक्शंस जो है वो इससे इस टाइम तक होंगे, इस प्लेस पर होंगे। ठीक है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट। अब वोटर्स लिस्ट क्या होती है, देखिए आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में एवरी 5 ईयर्स में क्या होता है, एवरी 10 ईयर्स में क्या होता है, सेंसस होता है, यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, है ना। तो उस अनुसार जितने भी नए लोगों का बर्थ होता है, ठीक है, और जितने भी डेथ होते हैं उन सबको काउंट किया जाता है। और जो लोगों का बर्थ हो चुका है और वो 18 के ऊपर हैं, 18 प्लस हैं उनकी एज में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं। जो लोग 18 के ऊपर है वो लोग वोट कर सकते हैं। तो जब आप लोग 18 के ऊपर होंगे तो आपका नाम आपको डलवाना पड़ेगा किसमें, वोटर्स लिस्ट में, तभी आपका वो जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना या इलेक्शन कार्ड होता है वो बन पाएगा। तो ये वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने का काम, अपडेट करना यानी जो लोग 18 के ऊपर हैं उनका नाम को वोटर लिस्ट में डाल देना, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा देना। इसका मतलब होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। तो वो काम भी किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, तो ये एज अ इलेक्शन ऑफिसर भी कौन काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी मैंने आपको डिजास्टर का मतलब बताया। डिजास्टर क्या होता है, किसी भी टाइप की आपदा या फिर कोई बुरा काल, जैसे कि तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, फ्लड आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारे डिजास्टर्स है, इनका मैनेजमेंट करना। तो ऐसे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरी डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना है, और वो किस तरह से करेगा ये देखते हैं। टू टेक क्विक डिसीजंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज। अब जब डिजास्टर आ गया है तो क्विक डिसीजंस लेने हैं उसको, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्विक डिसीजन लेना है कि अब क्या क्या करना है उसे। जैसे जिन लोगों के घर तबाह हो गए उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करना, उनको घर वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब भी काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का।
एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी वहाँ पे हानि हुई है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह अगर गिर गए है ना, तो उनको भी प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते अर्थक्वेक के केस में क्योंकि सब कुछ टूट फूट चुका है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको एक सेफ प्लेस तक हम पहुँचा सकते हैं ताकि वहाँ पे जो भी हानि होने वाली है वो कम हो। अब टू गिव ऑर्डर्स टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स और सेल्स। अब अगर कोई डिज़ास्टर आता है डिस्ट्रिक्ट में तो उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट यानी एक ऐसा ग्रुप होता है गवर्नमेंट के लोगों का जो डिज़ास्टर्स को हैंडल करने में या वहाँ तक सारी सुविधा की सामान पहुँचाने में, बेसिक नीड्स पहुँचाने में हेल्प करते हैं। तो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है कि तुम इस प्लेस पे जाओ, यहाँ पे डिज़ास्टर आया है और तुम ये काम वहाँ पे जाके करो। फिर है टू रिहेबिलिटेट दोज अफेक्टेड बाय अ डिज़ास्टर। तो जिनको भी डिज़ास्टर की वजह से जिन भी लोगों को हानि पहुँची है, जिनके भी घर वगैरह टूटे हैं या जिनका सब कुछ डिज़ास्टर में ख़त्म हो चुका है, ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना यानी वापस से उनको एक सेफ प्लेस तक पहुँचाना और या फिर उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना। ये सब काम किसके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप के काम देखे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। एग्रीकल्चर सेक्शन में किस प्रकार वो काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे वो मेंटेन कर रहा है, इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन के टाइम पे वो एज अ इलेक्शन ऑफिसर काम कर रहा है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो एक्ट्स एज अ डैश या फिर डैश एक्ट्स एज अ इलेक्शन ऑफिसर। तो आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर डिज़ास्टर के टाइम पे वो कैसे लोगों की मदद करता है, ये सब हमने देखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल हारमोनी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोशल हारमोनी यानी सोसाइटी में यूनिटी या एकता कैसे बनानी चाहिए या फिर क्यों उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी मस्ट बी रिजॉल्व बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबका ओपिनियन यानी उनके विचार, उनके थॉट्स सब कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स यानी बहस वगैरह हो सकती है उनके बीच में। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी के थॉट्स बोलते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, किसी के थॉट्स बोलते हैं हमें इसी प्लेस पे रहना चाहिए। कोई बोलता है कि हम नॉनवेज खाएंगे, कोई बोलता है हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, है ना। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में यानी झगड़े वगैरह हो सकते हैं। तो इन सबको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो बहस होती है, इन सबको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और रिजॉल्व भी कैसे करना है, सॉल्व भी कैसे करना है उसे, एकदम शांति वाले तरीके से, पीसफुल मैनर से। हाउएवर व्हेन दिस डज नॉट हैपन इट गिव राइज टू टेंशंस। लेकिन अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, उन दोनों को हमने समझा बुझा के झगड़ों को सॉल्व नहीं किया, तो इसकी वजह से वो दोनों क्या कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मर्डर वगैरह भी हो सकता है ना। तो इसीलिए इनको पीसफुल मैनर से सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दिस लीड्स टू वायोलेंट इंसिडेंट्स इट डिस्टर्ब सोशल हार्मोनी। तो अगर यहाँ पे कोई वायोलेंट इंसिडेंट हो गया, वायोलेंट इंसिडेंट यानी मारधाड़ वाली बात तक अगर बात पहुँच गई या मर्डर वगैरह जैसा केस हो गया, तो सोशल हार्मोनी, सोसाइटी में जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरह से, है ना। दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सोसाइटी में। इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टैकल टू आवर प्रोग्रेस, पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ डैमेज्ड। ठीक है, तो अगर सोसाइटी की हार्मोनी यानी सोसाइटी की यूनिटी ख़त्म हो गई तो वो एक तरह से ऑब्स्टैकल है, एक तरह से रुकावट है हमारी प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर साथ होंगे तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्यों हम अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप कहीं पे रहते हैं किसी प्लेस पे और आपके साइड में मान लेते हैं आपके जो नेबर्स हैं वो पंजाबी है और आप एक मराठी हो, ठीक है, आप मराठी हो, आपके नेबर्स पंजाबी है, तो अगर आप बहुत टाइम तक साथ रहते हो तो हम देखते हैं कि हम अगर मराठी हैं तो हमें भी पंजाबी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। तो इससे आपकी प्रोग्रेस ही हुई ना, कि आपको मराठी तो आती ही थी, आपको पंजाबी भी आ गई। तो ऐसे, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको कोई एक आर्ट पसंद है, मान लीजिए ड्राइंग पसंद है, आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी बहुत ड्राइंग में इंटरेस्ट आ गया, या फिर आपका भी उसमें करियर बन गया, तो आपकी तो इसमें
क्या हुई, आपकी प्रोग्रेस हुई। तो ऐसे सोसाइटी में एक साथ जब हम रहते हैं तो हमारी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। लेकिन सोसाइटी में अगर यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब अकेले अकेले रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज, तो अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं है तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है। कैसे, अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं है तो फिर मूवमेंट्स किए जाते हैं, है ना, लोग अलग आंदोलन करते हैं। मान लीजिए अभी 26 जनवरी का केस था, वहाँ पे माना जा रहा है कि कुछ किसानों ने क्या किया, जो बस स्टैंड थे दिल्ली वगैरह के या बस वगैरह थी, उनको पूरी तरह से अपने ट्रैक्टर्स लेके आए और उनको तोड़ दिया। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी का उन्होंने डैमेज किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को उन्होंने ख़राब किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच अकरेंसेस बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू ऑल्सो टू हेल्प मेंटेन सोशल हार्मोनी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो काम है ही कि वो सोशल हार्मोनी को मेंटेन करे, यूनिटी को मेंटेन करे, बट ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी काम है, यानी सिटीजन्स का, जो डिस्ट्रिक्ट में लोग रह रहे हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनका भी काम है कि वो सोसाइटी की हार्मोनी को बनाए रखें। ठीक है, फिर हमें देखना है तहसीलदार के बारे में। तहसीलदार क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करते हैं, है ना। पहले तो तहसील क्या होता है, देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट है अगर, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी तहसील होती है और उन तहसील्स में बहुत सारे क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं छोटे छोटे। तहसील को दूसरा नाम है तालुका, तहसील को ही तालुका भी कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब तहसीलदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करता है, मैंने कहा। तो डिस्ट्रिक्ट, अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका मेन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी क्या होती है, तहसील या तालुका होती है। अब ये जो बहुत सारी तहसील है ना, इनमें से एक तहसील का मेन होता है, हेड होता है तहसीलदार, ठीक है। ऐसे अलग अलग तहसील के अलग अलग तहसीलदार होंगे। देयर इज़ अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुका हैं, जितने भी तहसील हैं, सबके लिए एक क्या होता है, तहसीलदार होता है। एज अ जुडिशियल ऑफिसर ही गिव जजमेंट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट द लोकल लेवल। अब ये तहसीलदार करता क्या है, ये अगर किसी उसकी तहसील में अगर लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उनको सुलझाने के लिए ये जजमेंट्स देता है। जजमेंट्स देना यानी दो लोग अगर झगड़ रहे हैं तो उनका कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि ये बोलता है कि सामने वाले ने चोरी की है और ये बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की, तो तहसीलदार क्या करेगा, उनकी पूरी जांच पड़ताल करेगा, है ना, पूरे मुद्दे को जानेगा, उसके पीछे का जो भी स्टोरी है उसको समझेगा और फिर वो तहसीलदार बताएगा, एक फाइनल जजमेंट देगा कि इस पर्सन ने चोरी की है या नहीं की है। तो ये होगा जजमेंट देना। अब तहसीलदार जो है उसको यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर कहा गया है। जुडिशियल ऑफिसर मतलब जो जुडिशियरी से रिलेटेड है। जुडिशियरी यानी, जुडिशियरी का मतलब होता है कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब आते हैं जुडिशियरी में। तो तहसीलदार को जुडिशियल ऑफिसर क्यों कहा गया है, क्योंकि हाँ, अगर कोई केस करना है, ठीक है, केस करना है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाने पर क्या होता है, जो जज साहब होते हैं, जज होते हैं, वो फाइनल फैसला सुनाते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत है उसको सज़ा भी देते हैं। तो वैसा ही काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तहसीलदार भी वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए तहसीलदार को कहा गया है कि ये कौन है, ये एक जुडिशियल ऑफिसर है। द तहसीलदार हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका। तो तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका काम क्या है कि पूरी तालुका में या पूरी तहसील में पीस एंड ऑर्डर यानी शांति को और लॉस को सब लोग फॉलो करें, ऐसा माहौल वहाँ पे उसे बनाना है, शांति बनाए रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी झगड़ों को सुलझाना है। ठीक है, तो ये हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार और उनके काम क्या क्या है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन महाराष्ट्र देयर इज़ अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक सुपरिंटेंडेंट होता है पुलिस का, यानी कि जिसे हम एसपी कहते हैं, जो कि पुलिस में सबसे बड़ा होता है, सबसे चीफ होता है, यानी कि मेन होता है। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पे, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मुंबई का एक डिस्ट्रिक्ट है,
ठीक है, उसमें सिर्फ वो ही प्लेस नहीं आता बल्कि आसपास के सारे विलेजेस भी एंटर करते हैं। बट इस डिस्ट्रिक्ट का मेन प्लेस कौन सा हो गया, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो उसका मेन प्लेस हो गया, तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और वहाँ पे ये पुलिस का जो भी स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे होता है एसपी या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ही इज़ द चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो पुलिस ऑफिसर्स में से हेड होता है, पुलिस ऑफिसर्स में से वो मेन पुलिस होता है। ही हेल्प्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये एसपी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये करता क्या है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे अंडर में ये वर्क करता है कौन, एसपी। ठीक है, तो ये एसपी करता क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेल्प करता है ताकि उसके डिस्ट्रिक्ट में पीस को और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। पीस यानी शांति और ऑर्डर यानी सारे लॉज जो हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखा जा सके। इन द सिटी द पुलिस कमिश्नर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सिटी की बात करें तो सिटी में जो पुलिस कमिश्नर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें देखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो अभी तक क्या हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसके अंडर में भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, फिर उस डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में होता है तहसीलदार। तहसीलदार जो है वो तहसील लेवल पे या तालुका लेवल पे काम करता है। फिर उसके अंडर में भी होता है एक तलाटी जो कि विलेज लेवल पे काम करता है, और फिर होता है एक पुलिस पाटिल, ये भी विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें तो उसके नीचे भी एक होता है जिसे हम कहते हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी कहते हैं हम इसे। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो कौन था, एसपी, ये वाला है डीएसपी। उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं हम पुलिस इंस्पेक्टर, और फिर जो नीचे होता है वो होता है हवलदार, दैट इज पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम पढ़ेंगे द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिलीवरिंग जजमेंट्स एंड ensuring that conflicts are resolved at the earliest। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट्स हैं उसके फंक्शंस दिए गए हैं। क्या क्या फंक्शंस है डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के, कोई भी कोर्ट हो उसका फंक्शन क्या होता है, जजमेंट देना, है ना। जजमेंट देना यानी सुनवाई देना। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक जज होता है और वो जज क्या करता है, फैसले करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसे ही कहते हैं जजमेंट सुनाना यानी कि फैसला सुनाना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, क्या, डिलीवरिंग जजमेंट्स यानी फैसला सुनाना। फिर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब होता है झगड़े, तो झगड़ों को सॉल्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। एंड एंश्योरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी बहस वगैरह या झगड़े हो रहे हैं लोगों के बीच में, उन सबको जल्द से जल्द सुलझाना भी किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट judiciary. At the apex of that system is the Supreme Court of India. Below this are the High Court and below them are the Lower Court. This include District Court, तालुका कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो जुडिशियरी का मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब आते हैं जुडिशियरी में जो जजमेंट देते हैं। अब इन सब कोर्ट्स में से जो सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है, जो सबसे ऊपर कोर्ट है और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम एससी कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे हायर लेवल पे होता है। फिर उसके नीचे की बात करें तो उसके अंडर में होता है एचसी यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अपना अपना हाई कोर्ट होता है, या फिर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका मिक्स हाई कोर्ट होता है, जैसे महाराष्ट्र का और गोवा का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे दो स्टेट्स का मिलकर भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है लगभग।
ठीक है। फिर हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। ये कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक ही है, कहाँ पे? पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ठीक है, दिल्ली में। फिर उसके नीचे है अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने हाई कोर्ट जो कि 25 है, और उसके नीचे आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन आएगा? तालुका कोर्ट या फिर रेवेन्यू कोर्ट। तालुका कोर्ट जो है वो तालुका लेवल पे होंगे या तहसील के लेवल पे होंगे। तालुका और तहसील एक ही होता है। फिर रेवेन्यू कोर्ट क्या होगा? रेवेन्यू कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जहाँ पे हमें कोई भी अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर लैंड के रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाते हैं? रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा मनी प्रॉब्लम के अलावा कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हम कहाँ पे जाते हैं? बाकी के जो कोर्ट होते हैं जिन्हें हम सिविल कोर्ट कहते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो इतने में हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमने ये तो लेवल्स देख लिए कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके नीचे बाकी के कोर्ट्स हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब हो गया? जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो तीनों भी कोर्ट्स है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में अलग अलग है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, कोई जजमेंट देता है, तो उसे हाई कोर्ट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये अपने आप में कैसे है? इंडिपेंडेंट है। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया में कैसी जुडिशरी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एट द अपेक्स ऑफ दैट सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस सिस्टम के सबसे अपेक्स में, अपेक्स यानी सबसे टॉप पे कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। बिलो दिस देयर आर हाई कोर्ट्स। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? हाई कोर्ट्स आते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। एंड बिलो देम द लोअर कोर्ट्स। और हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? लोअर कोर्ट्स। दिस इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुका कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। और जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें कौन आता है? लोअर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे कौन था? तालुका कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिया हुआ है कोर्ट का। यहाँ पे कोर्ट में कोई केस लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जज हैं, ठीक है, ये जो है ये जज की हेल्प के लिए बैठे होते हैं। ये जो है ये गुनहगार हैं जो केस लड़ने आए हैं। और ये कौन है? लॉयर्स हैं, वकील हैं, ठीक है। ऊपर भी आपको एक इमेज दिया गया है जिसमें एसपी दिखाए गए हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जो है ये एसपी हैं। इनके पीछे वाले जो है वो है डीएसपी, जो कि क्या करते हैं? एसपी की हेल्प करते हैं। और ये पूरे हैं सब इंस्पेक्टर्स यानी कि पुलिस यूनिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो कोर्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जजेस। जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है उसमें एक मेन जज होता है जिसे हम कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट जज, और बाकी के भी अलग अलग जजेस होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज़ टू हियर द वेरियस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिलीवर द फाइनल जजमेंट। अब इनका मेन काम क्या है जजेस का? तो कोई भी कोर्ट का जज हो, उनका मेन काम क्या होता है कि वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस जो कोर्ट में आ रहे हैं उनको सुनना और फाइनल जजमेंट देना, है ना, फाइनल फैसला सुनाना। वन कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हमने देखा सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन होता है? हाई कोर्ट। फिर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और फिर कौन होता है? तालुका कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। अब ये जो तालुका कोर्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन गया और जज ने उसको फैसला सुना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन था उसको जज का फैसला गलत लगा, तो ये क्या कर सकता है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है और फिर से अपना केस लड़ सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसको गलत लगता है तो क्या करेगा? वो हाई कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक पर्सन क्या कर सकता है? जो भी तालुका कोर्ट में जजमेंट हुआ है, अगर वो उसके फेवर में नहीं है तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा अपनी अपील लेके, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो फिर से अपनी जो भी कार्रवाई है वो कर सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो टाइप के कोर्ट बताए गए हैं। एक तो होता है सिविल जज
और एक होता है सेशंस जज। तो यहाँ पे 2 टाइप के जज हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 टाइप के जज होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिविल जज। अब सिविल जज क्या होता है? अगर सिविल प्रॉब्लम्स है, सिविल प्रॉब्लम्स यानी जो भी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई मर्डर केस है या फिर कोई चोरी का केस है, थेफ्ट का केस है, या फिर लैंड्स रिलेटेड कोई इशू है, ज़मीन से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर बात करें हम तो डाइवोर्स का केस है। तो ये सारे जो केस है ये सिविल केसेस हैं, लोगों से रिलेटेड केसेस हैं। तो ऐसे केसेस को सुलझाने का काम कौन करेगा? ये सिविल जज। ठीक है, क्या करता है ये सिविल जज? सिविल केसेस को सुलझाने का काम करता है। फिर आता है सेशंस जज। अब ये सेशंस जज क्या होते हैं? जो क्रिमिनल केसेस को सुलझाते हैं। क्रिमिनल केसेस क्या हो गए? पुलिस से रिलेटेड जो भी केसेस है वो सब आते हैं क्रिमिनल केसेस में। तो यहाँ पे सेशंस जज जो है इनमें भी 2 टाइप के जज होते हैं। पहला होता है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड और दूसरे होते हैं मैजिस्ट्रेट सेकेंड ग्रेड। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? क्रिमिनल केसेस को सुलझाते हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट। समटाइम्स we may have to face a calamity. It could be a natural disasters like flood, fire, a cloudburst, cyclone, earthquake, landslide, or problems like riots, bomb blast, breaking of a dam, epidemics, etc. ठीक है, तो हमें कई बार बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ता है। कैलेमिटीज़ मतलब होता है प्रॉब्लम्स या आपदा। ठीक है, तो ये जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है। जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं? फ्लड हो गया यानी कि बाढ़ आ गई, फिर फायर लग गई, कहीं पे आग लग गई, फिर क्लाउड बर्स्ट है यानी कि बादल फूट जाते हैं, बिजली गिर जाती है, उससे भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, घर वगैरह टूट जाते हैं। फिर साइक्लोन आ गया, साइक्लोन मतलब तूफान आ गया बहुत ज़ोरों का। फिर अर्थक्वेक यानी कि ज़मीन फट जाती है। लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड में क्या होता है? कोई माउंटेन है, माउंटेन से बहुत सारे जो यहाँ पे पत्थर होते हैं वो एकदम से नीचे गिरने लगते हैं, मतलब लैंडस्लाइड होता है। फिर प्रॉब्लम्स लाइक रायोट्स का मतलब होता है दंगे हो गए कहीं पे। फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ब्रेकिंग ऑफ अ डैम टूट गया, या फिर एपिडेमिक्स मतलब होता है कि कोई डिसीज़ है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया है, तो उसे एपिडेमिक्स कहते हैं। जैसे 2003 की बात करें तो स्वाइन फ्लू जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, और अभी रिसेंट में कोरोना फैल गया है। तो ये जो है ये एपिडेमिक्स है सारे। ब्रेकिंग ऑफ डैम मतलब क्या होता है कि नदी पे, रिवर पे कोई डैम बनाया हुआ था और वो अचानक से टूट गया। तो डैम अगर टूट जाता है, ये रिवर है और यहाँ पे डैम बनाया गया है, तो डैम अगर टूट जाता है तो यहाँ पे जो भी पानी था वो क्या करेगा? आगे फ्लो होने लगेगा बहुत ही ज़ोरों से। और अगर पानी फ्लो हो गया तो क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ये सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो इनसे बचने के लिए इनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? ये सारे डिज़ास्टर्स अगर आते हैं तो क्या क्या हम कर सकते हैं? दिस डिज़ास्टर्स लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल बिसाइड ट्रेमेंडियस फाइनेंशियल लॉस। अब अगर ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं लाइफ में तो फिर ये क्या करते हैं? इनसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पीपल का, मतलब क्या कि लोगों के घर वगैरह सब बर्बाद हो जाते हैं, तो लोगों को वहाँ से उठकर कहीं और बसना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। बिसाइड ट्रेमेंडियस फाइनेंशियल लॉस, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पे हो रहा है ना। लोगों की सारी प्रॉपर्टी जल गई, लोगों के सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो ये फाइनेंशियल लॉस है। Therefore the issues of rehabilitation becomes important। इसीलिए जो रिहेबिलिटेशन है, जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में क्या हो जाता है? लोगों के घर वगैरह सब तहस नहस हो गए। तो अब लोगों के पास घर ही नहीं रहा, लोगों के पास उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी, उनके जो सारे पैसे थे, सब बर्बाद हो गए। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसे लोगों की मदद करती है और उन्हें हेल्प करती है कि वो जो लोग हैं उन्हें एक सेफ़ प्लेस पे ले जाया जा सके और उन्हें सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाए। तो इसे कहा जाता है रिहेबिलिटेशन पीपल का। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इनेबल्स वन टू फेस अ डिज़ास्टर इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर।
अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को हेल्प करता है कि डिज़ास्टर को हम मैनेज कर सके साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अब ये कैसे करेंगे हम, साइंटिफिक मेथड से हम कैसे डिज़ास्टर से बच सकते हैं। तो अगर कोई डिज़ास्टर आने वाला है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसका पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं और वहाँ से फिर सारे जो भी लोग हैं उन्हें हम बचा सकते हैं समय रहते ही। ठीक है, द एंटायर मशीनरी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इसमें सारी की सारी मशीनरी डिस्ट्रिक्ट के इन्वॉल्व है। मशीनरी मतलब वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वहाँ के जो भी ऑफिशियल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, एसपी हो गई, वहाँ की पूरी गवर्नमेंट हो गई, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। Advances in technology make it possible for us to get prior information about several kinds of disaster. अब टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि कब डिज़ास्टर आने वाला है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम सारा मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी बारिश होने वाली होती है तो भी हमें पहले से ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है ना, वेदर न्यूज़ आती है टीवी में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की मदद से हमें पता चल जाता है। सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है ये सब पता लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ सिस्टम विच कैन प्रेडिक्ट एंड वार्न अस ऑफ फ्लड्स एंड स्टॉर्म हैज़ बीन डेवलप। ऐसा भी एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर हमारे एरिया में फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाली है या फिर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, लाइक तूफान आने वाले हैं, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है। दिस हेल्प्स अस टू बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द डिज़ास्टर। अब इसकी वजह से क्या होता है, हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो जिस एरिया में फ्लड वगैरह आने वाला है हम क्या करेंगे, उस एरिया को खाली कर देंगे, है ना। फिर उससे क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ज़्यादा हानि नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑलवेज रिमेंबर में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ क्राइसिस। तो जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आ रही है, जब भी ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है तो अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। टू फेस अ डिज़ास्टर वन नीड्स द हेल्प ऑफ पीपल एज वेल एज डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे डिज़ास्टर को फेस करने के लिए अलग अलग सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट जो है उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। In order to be able to contact them urgently, one should display the contact numbers of police, fire brigade, hospitals, blood banks at a prominent place in the house. Tell your friends also to do the same. तो आपको करना क्या है, ऐसी कोई इमरजेंसी के लिए आपको अपने घर में किसी डायरी में सारे इम्पॉर्टेंट नंबर्स को नोट करके पहले से ही रखना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स, जैसे पुलिस का नंबर हो गया, फायर ब्रिगेड का नंबर हो गया, हॉस्पिटल्स का नंबर हो गया, या फिर ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम ब्लड को डोनेट करते हैं, वो होते हैं ब्लड बैंक्स। हम जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, फिर वो ब्लड बैंक्स में से अगर कोई नीडी पर्सन है तो वो नीडी पर्सन ब्लड बैंक में जाता है, वही ब्लड जो है वो हॉस्पिटल्स में जाता है, फिर हॉस्पिटल्स से नीडी पर्सन के पास वो हेल्प करते हैं ब्लड्स पहुँच जाकर। ठीक है, फिर ये था ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स को नोट करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन महाराष्ट्र मैनी ऑफिसर्स हैव मेड सीरियस अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देयर एक्सपेरिमेंट्स हैव हेल्प टू इम्प्रूव द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। अब महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे, है ना, कुछ ऐसे कलेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म लाने में मदद की है। रिफॉर्म मतलब सुधार, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा सुधार लाने में इन्होंने मदद की है। उनके नाम भी हम पढ़ेंगे अभी। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और सिटीजन्स तक यानी लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, लोगों को ईज़ हो रहने में ईजी जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग मेथड्स निकाली। दिस हैज़ हेल्प द सिटीजन्स टू फॉर्म अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद हुई, लोगों ने भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। एज अ रिजल्ट देयर सपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पार्टिसिपेशन इन इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है गवर्नमेंट में इन सब स्कीम्स की वजह से। तो हमें यहाँ पे 3 पैटर्न पढ़ने हैं। सबसे पहला है लखीना पैटर्न। ये लखीना पैटर्न क्या था, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिनका नाम था अनिल कुमार लखीना। अब इन्होंने जो पैटर्न शुरू किया, इन्होंने एक पैटर्न शुरू किया था, वो पैटर्न था सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम क्या था कि
एक काम है अगर तो उसके लिए एक ही विंडो होना चाहिए। जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम देखते हैं अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए अलग विंडो होता है, हमें पैसे विड्रॉल करने हैं तो उसके लिए अलग विंडो होता है, पैसे जमा करने हैं तो अलग विंडो होता है, कोई इंक्वायरी करनी है तो अलग विंडो होता है। तो इसे ही कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम, कि एक काम के लिए एक ही विंडो होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि काम लोगों का बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उन्हें एक लंबी लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है सिंगल विंडो सिस्टम, ये किसने स्टार्ट किया था? अनिल कुमार लखीना ने, और इस पैटर्न को कहा जाता है फिर लखीना पैटर्न। In order to make the administration efficient and to increase the quality of public services available to the citizens, Shri Anil Kumar Lakhina brought about many reforms when he was district collector of Ahmednagar district. तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कौन? अनिल कुमार लखीना। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़िशिएंट बनाने के लिए, यानी अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को दौड़ाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की लोगों को, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। और इनका पैटर्न जो था जिसे लखीना पैटर्न कहा गया वो भी बहुत फेमस हुआ। दीज आर नोन एज लखीना पैटर्न। इसे क्या कहते हैं? इन्होंने जो भी स्कीम चालू की, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, उन्हें ही हम कहते हैं लखीना पैटर्न। Standardization of work procedures, stating rules in simple language which could be understood by the people, etc. were the administrative changes he introduced. तो लखीना जो थे, अनिल कुमार लखीना, इन्होंने क्या क्या काम किए? सबसे पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर्स। तो इन्होंने सारे वर्क को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। स्टैंडर्डाइज करना यानी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना। जैसे पहले कोई काम अगर पेपर्स पे होता था तो इन्होंने कंप्यूटर्स में वही काम करने की सजेशन दिया, ठीक है। फिर स्टेटिंग रूल्स इन अ सिंपल लैंग्वेज विच कुड बी अंडरस्टैंड बाय द पीपल। अब लोग जो हैं, इंडिया की बात करें तो विलेजेस में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, है ना। फिर अगर हम कोई रूल्स बना दें तो उन्हें समझ तक नहीं आता कि ये लिखा क्या है। तो उन्हीं रूल्स को इन्होंने क्या किया? सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। जैसे स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड कहीं लिखा है, ठीक है। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें क्या मत पता कि स्मोकिंग क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है ना। तो उसी को सिंपल वर्ड्स में लिख देना या हिंदी लैंग्वेज में लिख देना, ऐसे काम किन्होंने किए? इन्होंने अनिल कुमार लखीना ने, जिससे जो नॉर्मल पर्सन है वो भी समझ पाए। तो उन्होंने फिर यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम भी स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, कि अलग अलग विंडोज़ का बनाना, अलग अलग सेंटर्स होने चाहिए एक एक काम के लिए, ताकि लोगों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े। सो दैट जॉब्स दैट पीपल केम टू डू कुड बी कम्प्लीटेड अंडर वन रूफ। अब जो भी काम करने आए हैं लोग, वो एक ही रूफ के अंदर, जैसे बैंक में कोई काम है तो हम डायरेक्टली बैंक में जाते हैं, वहीं पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं और वहीं पे हमारा काम हो जाता है, जो भी काम हो। तो ये था सिंगल विंडो सिस्टम। किसने स्टार्ट किया था? आपको याद रखना है, अनिल कुमार लखीना ने। और इसे क्या कहा जाता है? लखीना पैटर्न। तो ये तो था लखीना पैटर्न। नेक्स्ट हमें देखना है दलवी पैटर्न। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड by Sri Chandrakant Dalvi when he was district collector of Pune district are known as Dalvi pattern। तो Dalvi pattern किसने स्टार्ट किया? श्री चंद्रकांत दाल्वी ने, जो कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे? तो पुणे के, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म वॉज टू स्पीड अप द डिसीजंस मेकिंग by ensuring that files were not allowed to stack up and that they were dealt with one on the same day that they were received। अब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहाँ पे जाके इंश्योर किया, वहाँ पे जाके ये कंफर्म किया कि जो फाइल्स आ रही है काम के लिए, वो फाइल्स कभी भी स्टैकअप नहीं होनी चाहिए। स्टैकअप यानी हम देखते हैं कि हमने कोई अपील की है गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन उसको बहुत बहुत दिन लग जा रहे हैं ना, महीनों तक उसका कोई आंसर ही नहीं आता। तो दाल्वी ने क्या किया? जो श्री चंद्रकांत दाल्वी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑफिसेस में ये कंपलसरी कर दिया कि जिस दिन पे फाइल आ रही है आपके पास, उसी दिन में आपको उस फाइल का काम पूरा ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट डे तक उसको स्टैकअप नहीं करना है, यानी उस फाइल को जमा करके आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो जिस दिन पे आ रही है उसी दिन पे आपको उन फाइल के साथ डील करना है और उनका काम ख़त्म करना है। ये जो सिस्टम था इसे कहा जाता है ज़ीरो पेंडेंसी पैटर्न, यानी इसमें कुछ भी पेंडेंसी नहीं है, है ना, कुछ भी पेंडिंग नहीं है।
It helped in bringing efficiency and speed in administrative work. तो इसकी वजह से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, जो भी गवर्नमेंट का वर्क था, उसमें एफिशिएंसी आई और स्पीड आई. स्पीड से काम होने लगा और एफिशिएंट यानी अच्छे तरीके से काम होने लगा. तो ये था दालवी पैटर्न, बहुत ईजी था. ठीक है, फिर है चहांदे पैटर्न. अब ये जो थे चहांदे, डॉक्टर संजय चहांदे, इन्होंने क्या काम किया था और क्यों इसे चहांदे पैटर्न कहा जाता है, ये हम देखेंगे. When Dr. Sanjay Chahande was the district commissioner of Nashik, he implemented certain reforms which are now known as the Chahande pattern. तो डॉक्टर संजय चहांदे कौन थे? ये नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे. सॉरी, ही वॉज नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही वॉज डिविजनल कमिश्नर, मतलब ये पुलिस के मेन थे. ठीक है. सर्टेन रिफॉर्म्स विच आर नाउ नोन एज चहांदे पैटर्न. इन्होंने भी कुछ सुधार किए जिसे हम क्या कहते हैं, चहांदे पैटर्न. In order to reduce the gap between the people and the administration, to increase the accountability of the administration towards the people, and to prioritize the development work through people's participation, he implemented the ग्रामस्थ दिन villagers day scheme. तो इन्होंने एक स्कीम लगाई थी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलेजर्स डे स्कीम. अब ये विलेजर्स डे स्कीम क्या थी? ये एक ऐसा दिन था पूरे ईयर में जिसमें लोग क्या कर सकते थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे जाके अपने सारे सवालों का जवाब इन्हें मिल सकता था. ठीक है, पूरे साल में ये एक दिन होता था जिसे ये लोग क्या मनाते थे, ग्रामस्थ दिन कह के मनाते थे या विलेजर्स डे कह के मनाते थे. अब ये स्कीम क्यों शुरू की थी? तो टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो लोग हैं, पीपल है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो सारी बातें लोगों को पता होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए, है ना. इसीलिए ये स्कीम शुरू की गई थी. टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द पीपल. लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदारी, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स ला रहा है, जो भी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, उस बारे में गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अकाउंटेबल है, यानी कि लोगों के लिए वो जवाबदार है. गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम ला दी तो वो डायरेक्टली स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते. लोग क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चंस करते हैं कि ये स्कीम क्यों लाई गई है, इसमें क्या होगा, है ना. तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देना ही पड़ता है. गवर्नमेंट आंसर देने से कभी मना नहीं कर सकती, उसे कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. फिर एंड टू प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट वर्क थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन. और जो भी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट वर्क है, लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है. इसीलिए जो डॉक्टर संजय चहांदे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रामस्थ दिन या विलेजर्स डे की शुरुआत की. इस स्कीम की इन्होंने शुरुआत की जिसे क्या कहा जाता है, चहांदे पैटर्न कहा जाता है. दिस इज द अपॉइंटेड डे व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड स्टाफ visit a village and establish a dialogue with the people to understand their problems and help to solve them. और ये ग्रामस्थ दिन या विलेजर्स डे, ये क्या होता था, ये एक ऐसा अपॉइंटेड डे होता था, मतलब ऐसा कोई डे चुन लेते थे वो लोग कि जब जो भी स्टाफ है और जो विलेज के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से मिल सकते हैं, यानी कि जो भी ऑफिसर्स है उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनसे वो लोग मिल सकते हैं और उनके साथ वो बातचीत कर सकते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स वो गवर्नमेंट को बता सके और गवर्नमेंट क्या कर सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न पढ़े. पहला पैटर्न हमने कौन सा पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा लखीना पैटर्न, फिर दालवी पैटर्न और फिर हमने पढ़ा चहांदे पैटर्न. ठीक है. तो ये तीनों थे इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स. आई होप all everything is clear to you. If you have any doubt, you can always ask in comment section. Thank you for watching.